सो डॉक्टर, सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और लड़के इसे काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं। तो लड़कों पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? मेल या फीमेल बेसिक स्किन केयर रूटीन जो है वो 3-2-1 होना चाहिए। 3 फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो बेसिक स्किन केयर है ना। सेरम आप यूज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग सेरम, एक नाइट सेरम। पर लोग इसको ब्यूटी और उससे रिलेट करते हैं। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी यही बोलूँगी कि ये ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है। आपको स्किन केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको करना चाहिए अगर आप स्लो एजिंग चाहते हैं। देखिए, AM रूटीन, PM रूटीन, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। AM रूटीन मॉर्निंग रूटीन जो कि प्रोटेक्टिव रूटीन है, प्रोटेक्शन करता है हमारी स्किन को UV रेज, एनवायरमेंटल डैमेज से। तो हमको इसमें फेस वॉश तो रहता ही है। सनस्क्रीन इसलिए मॉर्निंग में हम यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमको UV रेज से बचाता है। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आज का हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, स्किन केयर। हम सबको हेल्दी स्किन चाहिए, लेकिन क्या हमारी स्किन केयर हैबिट सही है? क्या हम सही डाइट रख रहे हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम जानेंगे डॉक्टर नेहा अग्रवाल से, जो FMC कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और BDS डेंटल सर्जन हैं। सो डॉक्टर नेहा अग्रवाल, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। थैंक यू आस्था। तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने कॉस्मेटोलॉजी फील्ड क्यों चूज़ किया? एक्चुअली आस्था, मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ, बट शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट थी बिकॉज़ अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये जो बिज़नेस है वो बहुत बूम पे जाने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि कॉस्मेटोलॉजी फील्ड मुझे चूज़ करना चाहिए और डेंटिस्ट्री से हट के मुझे कुछ और करना था। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने कॉस्मेटोलॉजी चूज़ किया। ओके, तो आपको लगता है स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है? यस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि आप ब्रश मत करिए तो क्या आप रह सकते हैं? जैसे ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही हमारी स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन बैरियर जो है वो बाहर एनवायरमेंटल जो बैक्टीरियाज़ हैं ये जो उनको एंटर करने से रोकता है ना। जैसे आप सपोज़ करिए कहीं कट जाता है स्किन या कहीं जल जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं उसको ढक के रखिए ताकि इन्फेक्शन बॉडी में एंटर ना कर सके। तो स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो मेन स्किन होती है वो डर्मिस होती है, जो सिर्फ एक फ्लैश है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है स्किन की वो है स्किन बैरियर। तो उसको सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो ये मानती हूँ जी। इसलिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है स्किन को लेके कि नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन। लोग अपना स्किन टाइप नहीं जान पाते कि उनकी स्किन एक्चुअली में सेंसिटिव है या नॉर्मल है, तो वो कैसे पता करें? देखिए, स्किन केयर पहचानना बहुत इजी है, आप घर पे भी ये कर सकते हैं। आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद 30 मिनट्स के लिए अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है। अगर स्किन ड्राई लगती है दैट मीन्स स्किन ड्राई है ना, खिंची खिंची लगती है तो वो ड्राई स्किन है। अगर नोज़ पे एक शाइन दिखता है तो वो ऑयली स्किन है, सॉरी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर पूरे फेस पे ऑयल दिखता है, ऑयल आ जाता है, आप टिश्यू पेपर से डैप करके देखेंगे तो उस पर ऑयल आ जाएगा, तो वो ऑयली स्किन है। और हमको स्किन केयर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ओके। हर स्किन टाइप के लिए स्किन रूटीन अलग अलग है। मेल हो या फीमेल, बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? मेल या फीमेल बेसिक स्किन केयर रूटीन जो है वो 3-2-1 होना चाहिए। 3 फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो बेसिक स्किन केयर है ना। सेरम आप यूज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग सेरम, एक नाइट सेरम। और मंथली आप एक हाइड्रा फेशियल, वीकली एक्सफोलिएशन और रेटिनॉल जो एक एंटी एजिंग क्रीम है, आफ्टर 30 हम ये स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि फेस वॉश बार बार नहीं करना चाहिए, स्किन से डैमेज होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सही बात है। हमको बार बार फेस वॉश नहीं करना है क्योंकि हमारी स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है जो बार बार वॉश करने की वजह से स्ट्रिप हो जाता है। तो हमें बार बार वॉश नहीं करना है, इससे हमारी स्किन बैरियर जो है वो वीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी स्किन। अगर आप वॉश करते भी हैं तो डैम्प स्किन पे हमको इमीडिएटली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है जी। जैसे आपने बोला कि सेंसिटिव स्किन के लिए अलग स्किन केयर, ड्राई स्किन के लिए अलग, तो सेंसिटिव स्किन को ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको भी ऐसा लगता है? यस। ये ठीक हो सकता है?
यस, बिल्कुल हो सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव्स हमको यूज़ नहीं करने हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके लोग विटामिन सी, नायासिनामाइड, कोजिक एसिड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन को अफेक्ट कर सकती है, वो सभी स्किन के लिए नहीं बनी है। बट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके लोग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। सेंसिटिव स्किन को सिर्फ एक माइल्ड फेस वॉश की ज़रूरत है, इनफैक्ट क्लेंजर लगाना है उनको, और एक अच्छा स्किन बैरियर मॉइस्चराइज़र जो स्किन बैरियर को रिपेयर कर सके। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सनस्क्रीन तो लगाना ही है, वो कंपलसरी। तो डॉक्टर, सनस्क्रीन जो है वो दिन में कितनी बार रीअप्लाई करना चाहिए? सनस्क्रीन जो है वो 3 बार रीएप्लीकेशन तो मिनिमम करना ही चाहिए। ये हम बोलते हैं 8, 11, 2 PM, ठीक है। तो ये 3 बार रीएप्लीकेशन करना है। हर रीएप्लीकेशन के वक्त फेस वॉश करने की नीड नहीं है, हम वापस उसी के ऊपर रीअप्लाई कर सकते हैं। रीएप्लीकेशन के लिए हम स्प्रे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या स्टिक सनस्क्रीन भी आने लगी हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो 8 to 4 की यूवी रेज़ है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मली फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, जिसकी एक कोटिंग हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, है ना। तो वो स्वेटिंग या बार बार टच करने की वजह से स्किन से चला जाता है। तो हर 2 घंटे में हमको रीएप्लीकेशन करना ज़रूरी है, ताकि हम यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट कर सकें अपनी स्किन को। और सनस्क्रीन आउटडोर तो अप्लाई करना ही चाहिए, बट कुछ लोग बोलते हैं कि इंडोर अगर है तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सन से 3 टाइप की रेज आ रही है, यूवी ए, बी, सी। सी जो है वो ओजोन लेयर से अब्जॉर्ब हो जाती है, ए और बी जो है वो अर्थ तक आ रही है। ए जो है वो घर के अंदर भी है, बिकॉज खिड़की दरवाजे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है फाइन लाइन, रिंकल्स, एजिंग, एज स्पॉट्स, ये सब चीज़ों के लिए। तो हमको घर के अंदर भी सनस्क्रीन एप्लीकेशन करना है। ओके। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप यूवीबी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, और यूवीबी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिलास्मा, टैनिंग, पिगमेंटेशन और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए। तो अगर आप यूवीबी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सिर्फ सनस्क्रीन सफिशिएंट नहीं है, हमें फिजिकल कवरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप स्कार्फ यूज़ करिए, कैप यूज़ कर सकते हैं, हैट, गॉगल, है ना। बस ये सब चीज़ें हैं जो फिजिकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं स्किन को। आजकल इंस्टाग्राम में बहुत से वायरल ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे सनस्क्रीन की बात हुई तो सनस्क्रीन जैकेट्स, तो ये किस हद तक सेफ़ हैं? ये एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं? देखिए क्या है, सनस्क्रीन जो है वो तो कंपलसरी है, बट इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं है। तो इंस्टाग्राम देख के बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है सभी को। बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, जैसे मैंने आपको बताया 3-2-1 का रूल। जो बेसिक स्किन केयर है वो फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग है। ड्राई स्किन के लिए लोशन बेस्ड यूज़ करना है आपको, ऑयली स्किन के लिए आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है। अभी जो है हमारे पेरेंट्स के जो जनरेशन के लोग हैं, उनको स्किन केयर पे अगर हम बोलें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनको कन्विंस करना कि स्किन केयर करना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल और उनके टाइम पे जो पॉल्यूशन बहुत कम था, अभी जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उस समय जो ओजोन लेयर था वो डिप्लीट नहीं था, अभी जो पॉल्यूशन के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से यूवी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है स्किन को। तो उस समय वो अगर बोलें कि हमको स्किन केयर की कभी नीड नहीं पड़ी, हमने कभी कुछ लगाया नहीं, तो वो कुछ हद तक सही था, क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हमारी स्किन खुद ही हमको क्या ज़रूरी है वो प्रोड्यूस करती है। बट हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। और आज का जो सिनेरियो है उसमें हम देखेंगे कि सन डैमेज बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट डर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ख़राब हो गई है। लेट से सोना, लेट से उठना, खाना पीना सब हेल्दी डाइट तो है ही नहीं। लोग अभी वापस से कंसर्न हो रहे हैं अपने स्किन केयर को लेके, हेल्थ को लेके, बट बहुत कम लोग हैं। आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए मतलब कन्विंस करना या समझाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में मार्केट में इतने जो प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी जो स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, विमेन हो या मैन, है ना, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि इतने प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से ये लोगों को इतने इश्यू हो रहे हैं।
ये नहीं, मैंने देखिए मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आदि मानव का ज़माना था उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। अगर एग्जाम्पल दे हमारे पेरेंट्स, उस टाइम पे भी कुछ नहीं था पर भी लोग सरवाइव कर रहे थे। जी। आप एग्री हैं इससे? हाँ। कि लोग सरवाइव कर रहे थे, आदि मानव भी। पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, है ना, लोग डिस्कवर किया लोगों ने ब्रश का, साबुन का, तो लोग अपने शरीर की सफाई के लिए यूज़ करने लगे ब्रश। पहले तो ब्रश नहीं होता था, पर भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है ना, सलाइवा दिया है मुंह में कि वो टूथ को क्लीन कर सके पूरे टाइम, है ना। हम नहीं नहाएंगे तो भी सरवाइव कर सकते हैं। और उस समय बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, पॉपुलेशन बिल्कुल कम थी, तो लोग सरवाइव कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा है, हम थोड़ा अवेयर हो गए साफ़ सफाई को लेके, हमने ब्रश करना चालू कर दिया, बॉडी की सफाई के लिए हम नहाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता जाता है। और हमारे पेरेंट्स का सिनारियो जैसे हमने बताया कि उस समय लाइफस्टाइल जो थी बहुत अच्छी थी, हार्ड वर्किंग थे लोग, है ना, और पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, डाइट भी बहुत अच्छी थी, ऑर्गेनिक फूड, हाँ ऑर्गेनिक फूड लेते थे लोग, तो उनकी स्किन ऐसे भी हेल्दी रहती थी। बहुत एज के बाद 50-60 के बाद उनको सैगिंग और ये सब स्टार्ट होती थी। बट अब जो है, अब मैंने बताया कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, यूवी रेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ तक आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और चीज़ें डिजीज़ बढ़ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉस्मेटिक्स जो है वो तो चेंज होंगे ही, है ना, लाइफस्टाइल पूरी चेंज होगी ही अपनी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। स्किन केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ब्रश करना ज़रूरी है वैसे स्किन केयर करना भी ज़रूरी है। ये कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा बोलना चाहिए कि शरीर की एक सफाई है। जैसे हम नहाना ज़रूरी समझते हैं, वैसे हमारे स्किन केयर भी हमको बहुत ज़रूरी है। लाइक यू सेड डॉक्टर, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है स्किन इश्यूज़ के लिए, और रायगढ़ जैसा एरिया जहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लोगों के लिए स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? स्किन केयर रूटीन बेसिक तो वही रहेगी, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्कार्फ यूज़ करना चाहिए, है ना। और नाइट में जब भी आप आते हैं अपने ऑफिस या वर्किंग एरिया से, तो आपको डबल क्लिनजिंग करना है। पहले हर किसी के लिए अलग होता है, अभी मैं जो बता रही हूँ वो कॉमन बता रही हूँ कि मिसलर वाटर लेके आपको पहले एक बार फेस को क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको फेस वॉश यूज़ करना है। तो उससे डस्ट डर्ट को अच्छे से हम फेस से डस्ट डर्ट को अच्छे से निकाल सकते हैं जी। और ये है कि स्किन बैरियर हमारी है जो डस्ट डर्ट, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट कर लेती है। बट रात को अगर हम बिना फेस वॉश करे सोते हैं तो वो हमारे स्किन को हार्म कर सकती है। इसलिए नाइट रूटीन तो हमको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नाइट रूटीन हमको करना ही है फॉलो। और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपको स्किन केयर चाहिए तो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, डर्मैट से मिलें और उनके अकॉर्डिंग ही स्किन केयर लें। बेसिक स्किन केयर तो वही है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। जी। सो डॉक्टर, सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और लड़के इसे काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं। तो लड़कों पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। एक एज के बाद हमारी बॉडी वो सब चीज़ नहीं बनाती है जो हमारे स्किन बैरियर के लिए ज़रूरी है। जैसे हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, कोलाजन है, वो 30 के बाद हर साल 1% डिप्लीट होते जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होते जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल के लिए अलग स्किन केयर है, दोनों को ही स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। पर लोग इसको ब्यूटी और उससे रिलेट करते हैं। मैंने पहले भी बोला और अभी भी यही बोलूँगी कि ये ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है। आपको स्किन केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको करना चाहिए अगर आप स्लो एजिंग चाहते हैं। अदरवाइज़ 40 के बाद आपको फेस पे रिंकल्स, एजिंग दिखने लगेगी। बट अभी मैंने देखा है कि मेल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी स्किन केयर को लेके। मेल पेशेंट्स भी हैं हमारे पास। अच्छा, आपकी क्लिनिक में जितने पेशेंट आते हैं उनका मेन कंसर्न क्या रहता है? सब PCOD, PCOS वाले पेशेंट हैं आज तक,
है ना। सभी का जो मेन रीज़न है पीसीओडी पीसीओएस का, वो है लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण हमारे स्किन में एक्ने, मेलाज्मा, है ना, सेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज हमारा जो स्किन है वो बॉडी का मिरर है। बॉडी के अंदर कुछ भी अगर डिस्टर्बेंस होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस या हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो हमारी स्किन पे दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फीवर होता है तो आप स्किन को टच करके बताते हैं आपको फीवर है। कोई एलर्जी है तो वो स्किन पे दिखती है एलर्जी। वैसे ही अगर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, जैसे पीसीओडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, पीसीओएस पीसीओडी में, तो उसकी वजह से फेशियल हेयर्स, जो कि बहुत कॉमन कंसर्न है लोगों का आजकल, है ना, और स्किन पे एक्ने होना, है ना, एक्ने भी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। मेलाज्मा तो जेनेटिक भी होते हैं, और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, जो फेस पे दिखता है, पेरिओरल डार्कनेस, अंडर आई डार्कनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी है। तो इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बहुत लूज़ करता है। और जिनका ये जेनेटिक स्किन इशू है, जो मतलब जेनेटिकली लेके आ रहे हैं, तो वो लोग इसको फुली रिकवर कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसको हम जीन बायो हैकिंग, आपने शायद सुना होगा जीन बायो हैकिंग, जिसमें हम उस पर्टिकुलर, जैसे बाल्डनेस है, बाल्डनेस के लिए जो जीन होती है वो डॉर्मेंट स्टेज में रहती है हमारे बॉडी में। बाल्डनेस मतलब समझ रहे हैं ना, गंजापन। हाँ, तो उसकी वजह से हमारी, हम जो बोलते हैं ना जेनेटिक है बाल्डनेस, बट वो ऐसा नहीं होता है। बाल्डनेस की जो जीन है वो डॉर्मेंट स्टेज में रहती है, और जैसे जैसे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से हेयर फॉल होने लगता है, और हम उसको जेनेटिक्स का नाम देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम जीन बायो हैकिंग कर रहे हैं। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी स्टडीज़ में देखे हैं कि हम जीन बायो हैकिंग से इसको भी हम रोक सकते हैं एक पर्टिकुलर एज में, है ना, न्यूट्रिशन के थ्रू, कोई मेडिसिन के थ्रू, है ना, कोई ट्रीटमेंट्स के थ्रू, जैसे मीज़ोथेरेपी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल जिससे हम इसे रोक सकते हैं। सो डॉक्टर, लाइक यू सेड कि अभी जो हार्मोनल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस, उसके लिए लाइफस्टाइल और डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। आपके अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? एक कॉमन जो लाइफस्टाइल है उसमें 4 लीटर पानी, 1 घंटे की एक्सरसाइज, 8 घंटे की प्रॉपर नींद, और डाइट में ABC जूस, सीड्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को ऐड करना है। साथ ही मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पीसीओडी और पीसीओएस को कम करने के लिए, क्योंकि आजकल मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी एक रीज़न है जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं। और ये जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ता है तो स्किन इश्यूज़ होते हैं, जैसे एक्ने का होना, फेशियल हेयर भी, हाँ, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है स्किन जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए। तो हमको ये सब पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए लाइफस्टाइल हमको अच्छी रखनी पड़ेगी। सो डॉक्टर, आपने जैसे ABC जूस के बारे में मेंशन किया था, तो वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो आप बता दीजिए। जी, ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये हमको डेली अपने डाइट में ऐड करना ही है। इसलिए या तो आप जूस बना के पी लीजिए, या तो सैलेड फॉर्म में भी खा सकते हैं। जिनको जूस अच्छा नहीं लगता तो सैलेड फॉर्म में भी खा सकते हैं। सो डॉक्टर, एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होती है, एक नाइट रूटीन होती है, तो वो किस प्रेफरेंस में कैसा होना चाहिए? देखिए, AM रूटीन, PM रूटीन, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। AM रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, जो कि प्रोटेक्टिव रूटीन है, प्रोटेक्शन करता है हमारी स्किन को UV रेज, एनवायरमेंटल डैमेज से। तो हमको इसमें फेस वॉश तो रहता ही है, सनस्क्रीन इसलिए मॉर्निंग में हम यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये हमको UV रेज से बचाता है। और कुछ लोग विटामिन C जो है वो गलत टाइम पे यूज़ करते हैं, नाइट में यूज़ करते हैं, वो गलत है। उसे मॉर्निंग में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो हमको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, जैसे UV रेज, एनवायरमेंटल डस्ट, डर्ट से।
तो वो एक लेयर बनाता है। जैसे एप्पल को काट के हम रखते हैं तो वो काला हो जाता है, बट उस पर नींबू की लेयर बना दें तो वो काला नहीं होता है। सेम हमारी स्किन के साथ विटामिन सी करता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, स्किन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क नहीं होती है। तो सुबह वाली जो स्किन केयर है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो नाइट रूटीन है वो रिपेयर के लिए होती है। तो नाइट में हमको फेस वॉश करना बहुत कंपलसरी है, साथ में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो स्किन बैरियर को रिपेयर करे, और कुछ ऐसे सेरम जो हमारे कंस्ट्रक्टिव चेंज करें, हमारे सेल स्ट्रक्चर पे वर्क करे। जैसे रेटिनॉल हो गया, वीकली हमको रेटिनॉल यूज़ करना है आफ्टर 30, और बिफोर 30 हमको रात में अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग सेरम यूज़ करने हैं। जैसे आप अगर एक्ने प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ड्राई स्किन वाले तो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिपेयर करता है हमारी स्किन को, रात भर में हमारी स्किन जो है वो खुद को रिपेयर करती है। तो हेल्दी स्किन के लिए मॉर्निंग और नाइट रूटीन दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और सही प्रोडक्ट यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत टाइम पे गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन रात में यूज़ करते हैं, तो वो यूज़लेस है, कोई इफेक्टिव नहीं है वो। और वाटर इनटेक का इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्किन पे? जैसे काफ़ी लोग हाइड्रेटेड नहीं रहते दिन भर में, जितना वाटर इनटेक उनका होना चाहिए उतना तो होता नहीं उनकी है। स्किन में दिखता है डिहाइड्रेशन। अगर हमको स्किन हाइड्रेटेड चाहिए बाहर से, आप एक सीड सो करते हैं, अगर उससे आपको एक ग्रीन प्लांट चाहिए तो आपको खाद तो अच्छा चाहिए, बट ऊपर से वाटरिंग भी तो करनी पड़ती है ना। वैसे ही हमारी स्किन है, आपको अगर स्किन अच्छी चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो आपको बाहर से स्किन केयर तो करना ही है, बट अंदर से भी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तब वो स्किन पे शो होगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बाहर से तो हम कर ही रहे हैं, अंदर से भी हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो डॉक्टर, जैसा कि आपने बोला कि एक तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बेसिक कन्फ्यूज़न लोगों में ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है उनके लिए, तो ये कैसे चूज़ करें? देखिए, उसके लिए तो आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट से एक बार तो मीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, स्किन इतने टाइप की स्किन होती है, और हर स्किन टाइप के लिए हर प्रोडक्ट नहीं बना है ना। सबका एक पर्टिकुलर स्किन होता है जिसके हिसाब से ही हम स्किन केयर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो एक बेसिक चीज़ें मैं बताऊँ तो ऑयली स्किन को जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जेल बेस्ड सनस्क्रीन और फेस वॉश जो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड यूज़ करना चाहिए। ड्राई स्किन जो है उनको माइल्ड फेस वॉश, है ना, और मॉइस्चराइज़र जो है क्रीम बेस्ड यूज़ करना है, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन स्किन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है, उस पर हमको देख के देना पड़ता है। जो भी स्किन केयर है ना, उनके अकॉर्डिंग अलग स्किन केयर बनी है। तो सबकी स्किन अलग होती है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके प्लीज़ आप मत करिए। मैं ऑडियंस को भी सलाह दूंगी कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके स्किन केयर लीजिए। सो डॉक्टर, जो नेचुरल और होम रेमेडीज़ हैं वो कितने हद तक सेफ़ हैं फॉर स्किन? देखिए, पहले के लोगों को अगर बोलें तो वो लोग नेचुरल चीज़ों पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट आप इंस्टाग्राम पे देख के जो बेकिंग सोडा, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें हैं, लेमन जूस, ये सब चीज़ें स्किन बैरियर को ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसमें इसकी जो एसिड और बेसिक नेचर जो है वो स्किन के पीएच से बिल्कुल मैच नहीं करता, और हमको पता नहीं है ये कितने देर के लिए रखना है, तो वो स्किन बैरियर को ख़राब करता है। तो कुछ भी DIY यूज़ नहीं करना है। सेलेक्टिव चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कच्चा दूध, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जिसको हम फेस पे लगाते हैं तो हमारी फेस हाइड्रेटेड होती है, साथ ही एक्सफोलिएट भी करती है वो स्किन को। तो हम कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, सभी DIY पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि ये आपकी स्किन बैरियर को ख़राब कर सकता है। सो डॉक्टर, आजकल बहुत सारे एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल पीलिंग, तो ये किस हद तक सेफ़ हैं? देखो, आस्था, रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है स्किन ट्रीटमेंट्स को लेके, बट अब धीरे धीरे हो रहे हैं लोग, बिकॉज पहले ये सारी ट्रीटमेंट्स थी नहीं रायगढ़ में। अब बहुत जगह ऐसा ओपन हो गया है कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक जो है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी अवेयरनेस हो रही है। लोग डरते हैं हाइड्रा फेशियल से भी, पर मैं बता देना चाहती हूँ कि हाइड्रा फेशियल जो है और सैलॉन फेशियल, उसमें डिफरेंस इतना ही है जैसे कि आप कॉलिन को झाड़ू से साफ़ करें या वैक्यूम क्लीनर से।
आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। वही डिफरेंस है सैलून फेशियल और हाइड्रा फेशियल्स में। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये वैक्यूम से पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है और डर्ट को पोर्स से एक्सफोलिएट करता है और अच्छे से हाइड्रेट करता है डीपली। इसमें आरएफ का एक प्रोब होता है जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है डर्मिस में, उसको एक्टिवेट करता है कोलाजन बनाने के लिए। तो जो 1% कोलाजन हर मंथ डिप्लीट हो रहा है उसको वो कंपनसेट करता है। साथ ही बहुत रिलैक्सिंग है, फेशियल जैसा ही है मेंटेनेंस थेरेपी। केमिकल पील की बात करूं तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं केमिकल पीलिंग से, बट मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी भी जो है वो केमिकल्स की फैक्ट्री है। जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो जो उसका डाइजेशन हो रहा है वो भी एक केमिकल प्रोसीजर्स हैं, उससे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी एक केमिकल्स ही हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हम केमिकल पीलिंग में यूज़ करते हैं फॉर द ग्लो एंड हाइड्रेशन। ठीक है। गन्ने के जूस में होता है ग्लाइकोलिक एसिड जिसको हम पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड को। बादाम में होता है मैलेइक एसिड, ये भी एक AHA सीरम है जो स्किन में हाइड्रेशन और एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट से निकाल के ही बनाया जाता है, बट लोग उसको केमिकल के नाम से ही डर के नहीं कराते हैं। इनफैक्ट केमिकल पील जो है वो स्किन को एक्सफोलिएट करती है और जो हमारी स्किन इरेगुलर है उसको रेगुलर करती है, सेल एपिथेलाइजेशन को बढ़ाती है जो एक एज के बाद रुक जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन मैच्योर दिखती है। तो केमिकल पील के बाद जो सेल्स आती है वो यंग सेल्स होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि केमिकल पीलिंग के बाद जो हम प्रिकॉशंस बताते हैं वो पेशेंट करते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको स्किन हम अपनी सेंसिटिव लगती है। अगर वो डॉक्टर्स के बताने के अकॉर्डिंग ही केयर करें तो स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं केमिकल पीलिंग के। बात करेंगे बोटॉक्स और फिलर्स, ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। मैं ट्रीटमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। जो एकदम नेसेसिटी है वो बेसिक स्किन केयर रूटीन है, ठीक है। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, नीडफुल ट्रीटमेंट्स जो हैं, जैसे किसी को कंसर्न है मेलाज्मा का, एक्ने का, है ना, पिगमेंटेशन का, अंडर आई डार्कनेस का, तो ये सारी चीज़ें नीडफुल ट्रीटमेंट्स हैं जिसके कारण पेशेंट का कॉन्फिडेंस लो होता है ना। तो उनको ये ट्रीटमेंट कराने के बाद रिजल्ट्स आता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और वो डॉक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं। तो ये नीडफुल ट्रीटमेंट्स में आते हैं। और कुछ जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए। बोटॉक्स भी एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है बट सब नहीं कराना चाहते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बोटॉक्स जो है ये न्यूरोटॉक्सिन है बट इसकी 1 लाख यूनिट अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तब जाके ये बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट हम जो बोटॉक्स करते हैं तो उसमें मैक्सिमम एक सिटिंग में 50 से 100 यूनिट के बीच ही हम इंजेक्ट करते हैं। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो। इनफैक्ट बोटॉक्स के बहुत सारे इंडिकेशन हैं जो अभी रिसेंट स्टडीज़ से पता चले, जैसे माइग्रेन के लिए बोटॉक्स यूज़ हो रहा है, हाइपर हाइड्रोसिस, जैसे बहुत ज़्यादा किसी को पसीना आता है अंडर आर्म्स में, पाम में, तो बोटॉक्स के इंजेक्शन से उसको कम कर सकते हैं। तो बोटॉक्स मेरे ख्याल से तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। लोगों को अवेयर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। सही एज में अगर हम बोटॉक्स करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर जैसे आपने अभी एंटी एजिंग की बात की, तो एक एज के बाद स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करता है, तो किस एज के बाद एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वगैरह लोगों को लेना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है आस्था, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि किस एज में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर सही एज में सही ट्रीटमेंट होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमको अभी बोटॉक्स की क्या नीड है, बट बोटॉक्स किस लिए होता है? डायनेमिक लाइंस, जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं तो एक डायनेमिक लाइंस बनती है और वो धीरे 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 स्टैटिक लाइन में चेंज हो जाती है। तो जब वो लाइंस आ रही हैं, डायनेमिक है, उसी समय हम अगर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो स्टैटिक लाइंस नहीं बनेगी। पर लोग क्या करते हैं,
जब तक वो स्टार्टिंग लाइंस नहीं बन जाती वो कंसर्न नहीं रहते हैं इस चीज़ के लिए, वो बहुत लेट आते हैं डॉक्टर्स के पास। एक बार जो चली गई चीज़ें उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, बजाय कि जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। तो सही एज में सही ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे माइक्रो नीडलिंग है, बिफोर 20 बहुत ज़्यादा नीड नहीं है ट्रीटमेंट्स की। स्किन केयर जो है अच्छी होनी चाहिए तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी। 20 से 30 के बीच हमको नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करने हैं। जैसे मेंटेनेंस के लिए आप हाइड्रोफेशियल, मेडिफेशियल्स, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। 30 से 50 के बीच हमको इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में जाना है, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया, और भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे थ्रेड्स हो गया, थ्रेड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें हम 30 से 50 के बीच करा सकते हैं। आफ्टर 50 हमको फिर से नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में जाना है, मेंटेनेंस थेरेपी पे जाना है। आफ्टर 50 हम बहुत ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते, बट कई लोग जब 50 के बाद जागते हैं तो हमको करना पड़ता है, जैसे थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह हो गए। स्किन जो सैग स्किन है उसको ठीक करने के लिए हमको करना पड़ता है। स्किन केयर में बहुत सी गलती करते हैं, तो आपके हिसाब से वो लोग मतलब क्या गलती कर रहे हैं? एक तो प्रोडक्ट्स उनके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होते, है ना। जैसे एक्ने पेशेंट्स हैं, उनको मॉइस्चराइज़र नॉन कॉमेडोजेनिक यूज़ करना चाहिए, बट उनको नहीं पता है और वो कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको एक्ने और एक्सैगरेट हो जाता है। सेरम जो है वो हर स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बट लोगों को नहीं पता है और वो कुछ भी सेरम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके लगा रहे हैं, वो भी उनकी स्किन को डैमेज कर सकता है। अगर उनकी सेंसिटिव स्किन है और वो सही मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं और जो सेरम है विटामिन सी जैसा सेरम अगर वो यूज़ करते हैं तो स्किन और सेंसिटिव हो सकती है। तो बेटर है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही स्किन केयर यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारे लोग होम रेमेडीज़ पे जाते हैं और अपनी स्किन बैरियर ख़राब कर लेते हैं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ जो पेशेंट्स आते हैं वो रोज़ एक्सफोलिएट कर रहे हैं बेसन से, तो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने से भी स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है और फिर उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि थोड़े भी डस्ट से उनको रैशेस होते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है स्किन केयर पे। ओके, सो डॉक्टर आप पर्सनली अपनी स्किन कैसे मेंटेन रखती हैं? मैं तो शुरू से ही स्किन केयर अपनी, मतलब एक बोलना चाहिए जेनेटिक है। मम्मा की भी स्किन अच्छी थी तो मेरी भी स्किन अच्छी है, बट उसको मेंटेन किया है मैंने अपने बेसिक स्किन केयर रूटीन से। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जैसे मैंने बताया आपको। सनस्क्रीन में स्किप नहीं करती हूँ, री एप्लीकेशन भी कभी स्किप नहीं करती हूँ। और मैं तुमको भी सजेस्ट करूँगी कि सनस्क्रीन लगाओ और फिर इफेक्ट देखो, 1 महीने में आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे अपनी स्किन पे। स्कूल एज में बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं करती थी, तो पहले की फ़ोटोज़ मेरी देखेंगे तो उसमें मेरा कलर थोड़ा डल था, बट अब धीरे धीरे स्किन केयर करने की वजह से स्किन थोड़ी ब्राइट हुई है। बाकी स्किन हेल्दी थी शुरू से ही, और कुछ ट्रीटमेंट्स मैं लेते रहती हूँ क्लिनिक में, क्योंकि अब मेरी एज भी 40 है तो मुझे भी नीड तो है। तो माइक्रो नीडलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया और हाइड्रोफेशियल वगैरह मैं लेते रहती हूँ। ओके, सो मैम जैसे आपने सनस्क्रीन की बात की, तो SPF 30 और SPF 50, तो विच इज़ बेटर? मतलब लोग इसके लिए भी बहुत हाँ, 30 जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। एक्चुअली SPF जो होता है वो UVB रेज से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है। जो SPF लिखा होता है ना, SPF 30, 50, दैट मीन्स वो 30% ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है UVB रेज से। 50 लिखा है तो वो 50% ही प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी स्किन को UVB रेज से। तो मैक्सिमम हम मतलब SPF 50 ही सजेस्ट करते हैं, बिकॉज हम पूरा प्रोटेक्शन अगर UVB रेज से करें तो UVA रेज से हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 100% SPF हम यूज़ कर रहे हैं तो UVA से हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी स्किन को, जिसकी वजह से एजिंग, एज स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम 50 SPF ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बाहर जा रहे हैं तो कवर करिए तो UVB से 100% प्रोटेक्शन हो जाता है। सो डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिली और काफ़ी मिथ आपने ब्रेक किए। डेफिनेटली ये लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।